हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सीटेट के, उन सभी के साइंस के क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। और उन क्वेश्चन से संबंधित जितने भी नए क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे, और इन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड थे तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे 140 क्वेश्चन हमारे जो पिछले पार्ट थे उनमें कंप्लीट हो गए थे। जैसे कि इसमें पूछा गया मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या है, तो ये क्वेश्चन हमारे पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था। और ये आज हम लोग सेट जो है 10वां कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्योंकि जो साइंस पेपर 2 जो एग्जाम होता है, पेपर 2 का साइंस वाला पार्ट जो होता है, इसमें 20 नंबर क्वेश्चन कंटेंट के आते हैं और 10 नंबर पेडागॉजी के आते हैं। तो पेडागॉजी वाला पार्ट हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में मूत्र का वास्तविक मार्ग क्या होता है। तो मूत्र का वास्तविक मार्ग होता है, सबसे पहले वृक्क होता है, फिर उसके बाद मूत्र नली, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय और फिर उसके बाद मूत्र मार्ग। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मानव की आहार नाल के जिस भाग में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है वह भाग हमें बताना है कि जिसमें से वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो वसा का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? क्षुद्रांत में होता है। क्षुद्रांत अर्थात छोटी आंत को क्षुद्रांत कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है मानव के आहार नाल के क्षुद्रांत में वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है, क्योंकि यह पित्ताशय की थैली के माध्यम से यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है, जो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मंड या फिर कार्बोहाइड्रेट है तो इसका पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? मुख में ही स्टार्ट हो जाता है। और जो प्रोटीन का पाचन है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय से हो जाती है। तो ये पॉइंट सभी आपको नोट करने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मानवों में ए एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह बी हार्मोन उत्पन्न करती है, जिसकी कमी से सी रोग होता है। तो ए बी सी क्या है? थायराइड ग्रंथि, थायरॉक्सिन, बौनापन रोग होता है, अग्नाशय, इंसुलिन, डायबिटीज, मधुमेह या फिर मेल्टस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मानवों में अग्नाशय ग्रंथि होती है एक, जहाँ जहाँ पे ए है यहाँ पे हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि है, और यह बी हार्मोन उत्पन्न करती है। बी हार्मोन बी की जगह क्या हो जाएगा? इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न करती है, और जिसकी कमी से डायबिटीज, मधुमेह या फिर मेलिटस रोग हो जाता है। तो ए बी सी यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक जगह पे अग्नाशय हो जाएगा, बी की जगह में इंसुलिन, और सी की जगह पे डायबिटीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेट एक कोष की है? तो इनमें से एक कोष की कौन कौन से हैं? अंडाणु और शुक्राणु यहाँ पे एक कोष की हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब जैसे कि बताया गया है अंडाणु और शुक्राणु एक कोष की होते हैं, जबकि युग्मज एवं भ्रूण जो होते हैं वह बहुकोष की होते हैं। अगला प्रश्न है जीवाणुओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शाकाहारियों में उपस्थित जीवाणु सेलुलोज के विघटन में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। जीवाणु एंटीबायोटिक के उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं, यह भी सही है। जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने के लिए नहीं किया जाता है, कवक का यूज किया जाता है। जैसे कि यीस्ट एक प्रकार का कवक होता है, जिसका यूज जो है डबल रोटी या फिर केक बनाने में या फिर एल्कोहल में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र में जैव पदार्थ का विघटन जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया गया है। अब जैसे कि बताया गया है जीवाणु के विषय में सही नहीं है कि जीवाणुओं का प्रयोग डबल रोटी तथा केक बनाने के लिए किया जाता है, बल्कि ब्रेड बनाने में उपयोग किए जाने वाले गीले आटे का किण्वन सेक्रोमाइसिस सेर्विसिस नामक ईस्ट से किया जाता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें डबल रोटी, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। और ईस्ट जो होता है एक प्रकार का कवक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है पुष्पों के जनन अंगों के बारे में नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर ए बी सी को पहचानिए। जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड होते हैं, तो वह क्या होता है? वह होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय होता है वह।
अंडाशय होता है। पुष्प का नर जननांग जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुंकेसर कहते हैं, उसे पुंकेसर कहा जाता है। और जो पुष्प का मादा जननांग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। तो जो ऑप्शन में अंडाशय, पुंकेसर और स्त्री केसर होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनन ग्रंथि जिसमें एक या अधिक बीजांड होते हैं तो वह हो जाएगा अंडाशय। पुष्प का जो नर जननांग है वह हो जाएगा पुंकेसर, और पुष्प का जो मादा जननांग है उसे स्त्री केसर कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कॉलम फर्स्ट के पदों का कॉलम सेकंड से मिलान करिए। इधर प्रजनन प्रणाली दी गई है, इधर पौधा दिया गया है। कटिंग के माध्यम से कौन प्रजनन करता है, तो गुलाब करता है, बिल्कुल सही दिया गया है। बीजांड निर्माण के माध्यम से कौन करता है, तो फर्न करता है। विखंडन के माध्यम से स्पायरोगारा करता है, बिल्कुल सही है। और मुकुलन के माध्यम से कौन करता है, ईस्ट करता है, ये भी सही दिया गया है यहाँ पे मैच करने के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए का पहला सही है, बी का पांचवा हो जाएगा, सी का थर्ड, डी का फोर्थ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, पौधा गुलाब का जो है प्रजनन प्रणाली कौन सा अपनाता है, कटिंग हो गई। फर्न जो है बीजांड निर्माण, स्पायरोगारा विखंडन, और ईस्ट जो है मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन कथन उनके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है। ये सभी क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल और मछली क्लोम द्वारा सांस लेते हैं। शार्क और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन कथन के बारे में सही दिया गया है, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि व्हेल और जो डॉल्फिन होती है वो फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं। कौन कौन, व्हेल और डॉल्फिन जो है फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं। अब जैसे कि बताया गया है, व्हेल और डॉल्फिन फुसफुस के द्वारा सांस लेते हैं और ये स्तनधारी होते हैं। ये मछली की तरह क्लोम द्वारा सांस नहीं ले सकते क्योंकि इनके जो है गलफड़े नहीं होते हैं। किसी पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण है, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन, अत्यधिक प्रकाश संश्लेषण, जल का अत्यधिक अवशोषण, खनिजों का अत्यधिक अवशोषण के कारण। तो किसी पौधे का जो है मुरझाना अत्यधिक इस वजह से होता है, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, रेशम के कीड़े को बाहर निकालने से रोकने और रेशम को कृमिकोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। तो बिल्कुल सही दिया गया है कि रेशम के कीड़े को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृमिकोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। कथन सही दिया गया है। कारण आर बताया गया है, कृमिकोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम है। तो ये कथन भी यहाँ पे सही दिया गया है कि जो रेशम इकट्ठा किया जाता है उसे अहिंसा रेशम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे देखो रेशम के जो है क्रम ये कुचलने की विधि अपनाई जाती है, इसमें से बात की जा रही है, और यहाँ पे निकलने की बात की जा रही, बात की रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा होता है वह क्या है, अहिंसा रेशम होता है। तो एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन दोनों कथन सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, रेशम के कीड़े को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृमिकोष या कोकून के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीटों में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर पृथक हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए यहाँ पे कोकून होगा। उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उस धागे बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। और उसके बाद बताया गया है, कोकून कृमिकोष से रेशम के कीड़े बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा रेशम है, क्योंकि इसमें रेशम के कीड़े की मृत्यु नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न लक्षणों के आधार पर मानवों के शरीर के भाग की पहचान कीजिए। अत्यधिक कठोर,
सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ता या मुड़ती। तो अत्यधिक कठोर होता है और सिवाय जोड़ के कहीं नहीं मुड़ती, वह होती है अस्थियाँ। क्या होती हैं? अस्थियाँ होती हैं। अब जैसे कि बात की जाए यहाँ पे अस्थियाँ, ये अत्यधिक कठोर होती हैं, ये सिवाय जोड़ या संधि के कहीं नहीं मुड़ती हैं। कंकाल की बात की जाए, सभी कठोर अस्थियों का जालनुमा संरचना होती है और शरीर को यह आकार प्रदान करता है। उपास्थि की बात की जाए, शरीर का वह अंग जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थ कहते हैं। जैसे कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है। मांसपेशियों की बात की जाए, ये अस्थियों को गति करने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, कुछ जलीय पौधे जलोद्भुत की पत्तियों पर मोम की एक परत होती है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि कुछ जो जलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियों पर मोम की परत होती है। मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है। तो मोम की परत पौधों को जल के ऊपर तैरते रहने में मददगार है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया, इससे कोई तात्पर्य नहीं होता है। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार दर्शा रहा है। जैसे कि तंत्रिका कोशिका होती है, उसका आकार कैसा होता है? तो तंत्रिका कोशिका का आकार होता है लंबा और शाखी आकार होता है। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनका आकार कैसा होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का आकार जो होता है चक्रिका आकार, बिल्कुल सही यहाँ पे मैच किया गया है। उसके बाद श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनका आकार कैसा होता है? तो उनका आकार बदलता आकार होता है, बदलता रहता है उनका आकार। उसके बाद बात कीजिए जो पेशी कोशिका है, तो पेशी कोशिका का आकार कैसा होता है? तो लंबा और पतला होता है। और जो त्वचा कोशिका है तो उसका आकार कैसा होता है? समतल आकार होता है। कैसा होता है? त्वचा कोशिका का आकार समतल आकार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सही मैच हो जाएगा तो हो जाएगा ए का जो है 5वां नंबर, बी का दूसरा नंबर, उसके बाद सी का चौथा नंबर और डी का तीसरा नंबर और ई का फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं, इधर कोशिका दिया गया है, इधर आकार दिया गया है। तंत्रिका कोशिका का आकार लंबा तथा शाखीय आकार होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का आकार चक्रिका आकार। श्वेत रक्त कोशिका का बदलता आकार रहता है, मतलब आकार बदलता रहता है। पेशी कोशिका का आकार लंबा और पतला होता है और त्वचा कोशिका का आकार समतल आकार होता है। मेढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन से हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन की। किसकी? थायरॉक्सिन हार्मोन की। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए दिया गया है, जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और उडुक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि जो जुगाली करने वाले पशुओं के जो होते हैं तो प्रथम आमाशय, जैसे कि उनका आमाशय जो 3 प्रकार का होता है, तो प्रथम आमाशय और उडुक में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। बिल्कुल सही दिया गया है। कारण क्या बताया गया है? प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैस से उत्सर्जित करते हैं। तो ये कारण भी सही दिया गया है और जो कारण आर है वो ए की व्याख्या कर रहा है। तो अब जैसे कि क्योंकि लगा कि इसको देखेंगे, जुगाली करने वाले पशुओं के प्रथम आमाशय और उडुक्कू में जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। क्योंकि प्रथम आमाशय के जीवाणु भोजन का किण्वन करते हैं और मीथेन की उच्च सांद्रता के साथ गैसें उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ पे कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन जिसमें से होगा वही सही हो जाएगा हमारा। तो जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है, ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो यह होता है स्मॉग की वजह से। किसकी वजह से? स्मॉग की वजह से। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, स्मॉग उस प्रदूषित हवा को कहा जाता है जो धुएं और कोहरे के मिलने से बनता है। किससे बनता है? धुएं और कोहरे के मिलने से बनता है। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकले धुएं में मौजूद राख, सल्फर और बाकी की खतरनाक गैसें जब कोहरे के संपर्क में आती हैं तो स्मॉग बनता है। स्मॉग के कारण ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन होता है। आंखों में एलर्जी और नाक कान गले में इन्फेक्शन भी इसकी वजह से होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वयस्क रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है जिसके दौरान वे
अपने छेद करने वाले चूसने वाले मुंह के भागों से पौधों का रस जो है ग्रहण करते हैं। अपने काटने और चबाने वाले मुंह के भागों से शहतूत की पत्तियों से भोजन ग्रहण करते हैं। मकरंद से भोजन ग्रहण करते हैं। मुंह में कार्यात्मक भाग न होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि वयस्क रेशम के कीड़े का जो है जीवन चक्र बहुत ही छोटा होता है। मतलब जीवन चक्र क्यों बहुत छोटा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंह में कार्यात्मक भाग न होने के कारण भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन विलक्षण ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू के अनुकूलन में सहायता करते हैं? श्वेत लोमचर्म, लंबे गोल तीखे पंजे और जालपाद। तो बात की जाए यहाँ पे कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनके अनुकूलन में सहायता कौन कौन चीज़ें करेंगी? तो श्वेत लोमचर्म और जो है लंबे गोल तीखे पंजे। तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन सही दिए गए हैं, तो इसके अनुसार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी वाला। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है, इधर कथन दिया गया है ए कि पित्त की थैली निकालने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई घी तेल कम करने की सलाह दी जाती है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है कि पित्त की थैली निकलने के बाद जो ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई वाली चीज़ें जो है नहीं शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इनमें से वसा की जो है मात्रा ज़्यादा होती है। और आर दिया गया है, अधिक मात्रा में आमाशय जूस के स्त्राव के कारण अम्लता हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है, लेकिन जो है इसके जो है ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो है आमाशय जूस की बात हो रही और यहाँ पे पित्त की थैली की बात हो रही है। दोनों में अलग अलग बातें हो रही हैं। कथन दोनों सही दिए गए हैं, लेकिन जो है मतलब एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख का निकट बिंदु यानी स्पष्ट देख पाने की न्यूनतम दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। एक सामान्य मानव आँख के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा, कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है।